मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। स्वास्थ्य सेवा और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर आए दिन स्वरूप रानी अस्पताल में डॉक्टर और जिम्मेदारों के बीच मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं। वहीं दूसरी तरफ बदसलूकी और मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में डॉक्टरों और अधिवक्ताओं के बीच मामूली बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि डॉक्टर और तीमारदार में जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। डॉक्टर आरोप है कि आज सुबह करीब 6 बजे एक 25 वर्षीय मरीज पैर में चोट की शिकायत लेकर आई थी। उनके साथ काफी लोग आए थे, जिनमें एक महिला वकील भी शामिल थी। वो डॉक्टरों के साथ अभद्रता कर रही थी, जिसके बाद काफी वकील वहां आ गए और डॉक्टरों से झड़प हो गई। आज सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इस घटना के बाद से अस्पताल में तनाव का माहौल है। डॉक्टरों का आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिस चौकी ने भी उनकी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद डॉक्टरों ने मजबूरन इमरजेंसी सेवाओं समेत सभी काम ठप कर दिए हैं। अब अस्पताल के बाहर डॉक्टरों की नारेबाजी और न्याय की मांग जारी है। आज सुबह सुबह ओपीडी में एक महिला आई थी और वो हमारे मना करने के बावजूद वीडियो बना रही थी। जब हमने उन्हें मना किया तो वो गुस्से में रिकॉर्ड बुक लेकर भाग गई और अपने कई साथियों को बुला करके मारपीट करनी शुरू कर दी। उसमें हमारे कई साथी चोटिल हो गए। हाँ, अभी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए जाए। डॉक्टर निशा मिश्रा। हमारे यहाँ गर्ल्स का टूर्नामेंट होने जा रहा है। उस टूर्नामेंट की प्रैक्टिस के लिए हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, कोई झूसी से, कोई नैनी से, कोई पापा मोड़ से, कोई पूरे शहर से बच्चियाँ आती हैं सुबह प्रैक्टिस करने के लिए। हाईकोर्ट का हमारा जो फील्ड है वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस होती है। उस प्रैक्टिस के लिए सुबह सुबह सब अर्ली मॉर्निंग घर से 5 बजे निकलती हैं। आज सुबह एक बच्ची पल्लवी शुक्ला, जागृति शुक्ला झूसी से वो आ रही थी, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जब हुआ तो उसने जो अपने साथ की गर्ल्स थी उनको बताया, तो 2-3 लड़कियां आई उनको एडमिट कराने के लिए। उसके पैर में काफी चोटें आ गई थी, हाथ में चोटें आ गई, काफी ज्यादा चोट आ गए थे, फ्रैक्चर हो गया था। वो आई यहाँ पर भर्ती कराने के लिए। घबराए हुए थे सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, सब घबराए हुए थे। डॉक्टर सो रहे थे, केवल 2-1 स्टाफ वहाँ पर थे। तो इन बच्चियों ने डॉक्टर को जगाने का प्रयास किया। डॉक्टर को जगाना अर्थात शेर को जगाने जैसा हो गया। डॉक्टर साहब को बुरा लगा और फिर वो उठे, बदतमीजी शुरू कर दिए। और बदतमीजी का आलम ये हुआ कि फिर उन्हीं के साथ जो उनके वहाँ के स्टाफ थे, वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो सब मिलकर टूट पड़े, इन बच्चों को पीटने लगे और काफी ज्यादा मारा पीटा। सारे बच्चों को सबको चोट आई है, जो उनके भाई थे, देखिए दिखा सबको। वही अधिवक्ता हाईकोर्ट के सामने धरने पर अपनी मांगों को लेकर बैठ गए। वही इस घटना के बाद ओपीडी के साथ ही आपातकालीन इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। मामला हाईकोर्ट में महिलाओं का चुनाव चल रहा है, मैच क्रिकेट मैच चल रहा था, जिसको लेकर प्रॉपर वे में पर डे जो है महिलाएं अपनी टीम के साथ क्रिकेट खेलने आ रही हैं। उसमें उसी इनकी टीम के कोई मेंबर जो है जोशी या नैनी से कोई आ रही थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके पैर फ्रैक्चर हो गए, काफ़ी चोटें आ गई, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। मौके पे जब सूचना मिली, सूचना पे ये लोग लेके गए वहाँ एसआरएन हॉस्पिटल लेने के बाद वहाँ मौके पे कोई भी डॉक्टर नहीं था, मौजूद नहीं था, जो उनके मौके पे प्रॉपर वे में इलाज कर सके। 2-3 जूनियर टाइप के थे या लर्नर रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, तो वो सो रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डॉक्टर को बुलवा लीजिए, अगर आप प्रॉपर में कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, डॉक्टर अभी सो रहे हैं, इधर उधर है, अभी डॉक्टर को आने में समय लगेगा। इसमें हुआ और क्योंकि जब हमारी साथी अधिवक्ता जब ब्लीडिंग से इस तरह से जो क्रिटिकल कंडीशन में जब महिला मर जाएगी तब डॉक्टर आएंगे, तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? इस तरह की बातें हुई, कहाँ सुनिए, जिसको लेकर जब वो अभद्रतापूर्वक व्यवहार करने लगे जो वहाँ मौके पे मौजूद थे, तो एक महिला अधिवक्ता ने वीडियो मोबाइल निकाला कि ये देखिए एसआरएम के इस तरह के डॉक्टर इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, हमारा पेशेंट ये है, इनका इलाज ना करके हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। इस बात पे जब महिला अधिवक्ता वीडियो बनाने लगी तो उन डॉक्टर जो भी मोहसिन शायद नाम है, तो उन्होंने क्या किया, उसको कहने लगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करो। तो उस महिला ने कहा क्यों बंद करें, आप या तो इलाज करिए, कहे नहीं करेंगे, इस तरह से बातें और लेके जाके कहाँ क्या करेंगे भाई।
रिकॉर्ड लेके क्या ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है ना। आपका रिकॉर्ड हम तो प्रस्तुत करेंगे, अगर हमारे पास है तो उसको हम प्रस्तुत करेंगे। जो आपको चोटें आई इसके लिए मेडिकल इलाज कुछ अभी अब तक का हुआ? अभी मेडिकल हुआ है, फिर मौके पे ये चीजें हुई तो इन लोग मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है। मैं घर पे सो रहा था, मेरे पास फोन आया कि भाई ऐसी बात है, कई महिला अधिवक्ताओं के साथ इन लोगों को बदतमीजी कर रहे हैं। मेडिकल ज्यादा नहीं हुआ, 3 से 4 लोगों का ही हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करने में जुड़ गई। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को तहरीर शिकायत मिल रही है और पुलिस दोनों पक्षों से लगातार बातचीत कर मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। आज सुबह 6:30 बजे SRN अस्पताल में एक महिला अधिवक्ता पेशेंट के रूप में इलाज कराने के लिए SRN अस्पताल में आई थी। इलाज को लेकर डॉक्टरों और पेशेंट में आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके चलते इसमें मारपीट भी दोनों पक्षों की तरफ से की गई है। दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर आ रही है, दोनों पक्षों से वार्ता की जा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। मौके पर अभी स्थिति सामान्य है और आगे वार्ता करके समस्या का हल निकाला जाएगा और आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर आ गई थी और दोनों पक्षों को शांत कराया गया है। अभी दोनों पक्षों से वार्ता चल रही है और आगे की विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं एक तरफ जूनियर डॉक्टर अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ अधिवक्ता हाई कोर्ट के पास सड़क जाम करके धरने पर बैठे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के SRN अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों और वकीलों के बीच मारपीट का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ। भले ही पुलिस से FIR दर्ज कर ली है, मगर अधिवक्ता अभी भी कार्यवाही की मांग को लेकर धरना अभी भी जारी है। सड़क पर ही दरी बिछाकर धरने पर बैठे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश पांडे बबुआ ने DCP सिटी मनीष शांडिल्य से की बातचीत। मारपीट करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई के लिए सुबह 10 बजे तक का दिया अल्टीमेटम। कहा अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो बार एसोसिएशन आगामी रणनीति तय करेगा। राकेश पांडे बबुआ ने कहा है कि डॉक्टरों का व्यवहार शहर के मरीजों के लिए चिंता का विषय है। इस स्थिति पर विचार करने की जरूरत है। इस विषय पे मेरी DCP मनीष जी से बात हो गई है और हमने बड़े कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि इसमें यदि उचित कार्यवाही नहीं होती है कल सुबह 10 बजे तक तो हम लोग बाध्य होंगे आगे कार्यवाही करने के लिए और ये डॉक्टर्स की अपनी जिम्मेदारी होगी कि आगे क्या होता है। मैं इसको डॉक्टर वर्सेस वकील का कोई आंदोलन नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अगर मरीजों के साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है मेडिकल कॉलेज में तो शायद पूरे शहर को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि मेडिकल कॉलेज कैसे चल रहा है, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो उनका व्यवहार किस प्रकार का है और वो डॉक्टर बनने लायक हैं भी कि नहीं। मेरे ख्याल से जिन अधिवक्ताओं को चोट लगी है उनका बयान लेके पुलिस कल तक उचित कार्यवाही करते हुए यदि त्वरित एक्शन नहीं लेती है तो हम सबको एकत्रित होकर फिर क्या आगे कार्यवाही करना है इस पर विचार करना पड़ेगा। ईद उल अजहा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक। प्रयागराज आगामी ईद उल अजहा बकरीद के त्योहार को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से स्थानीय कोतवाली थाना परिसर में पीस कमेटी शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पीस कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल अजीज चांद ने की। सोशल मीडिया पर सख्ती बरतने की अपील। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर लिया गया। कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने समुदाय के लोगों से विशेष अपील की कि वे कुर्बानी की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर कतई साझा न करें। उन्होंने कहा कि त्योहारों का मुख्य उद्देश्य खुशियां बांटना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है। हमें अन्य धर्मों की भावनाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। बैठक में शामिल हिंदू और मुस्लिम समुदाय के गणमान्य नागरिकों ने एक स्वर में कहा कि शहर की गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने का आश्वासन दिया गया। खैर मकदम करते हैं और ये मीटिंग का मकसद है कि 28 तारीख को जो ईद उल जुहा यानी बकरीद का जो पर्व है, जो त्यौहार है, वो किस तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए और उसमें हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई तमाम लोगों का साथ मिले और तमाम लोग हमेशा जब त्योहारों को सब कोई मिलकर संपन्न कराते हैं। और जिस तरीके से ये एक बकरीद का त्यौहार है, इस बकरीद त्यौहार में मेन कुर्बानी होती है। नमाज पढ़ने के बाद लोग कुर्बानी के लिए
अपना इंतजाम करते हैं और नमाज बहुत सुबह से शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सुबह से नमाज होती है जल्दी जल्दी लोग कुर्बानी कराते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की होती है, जल संस्थान की होती है और बिजली विभाग की होती है, क्योंकि जब बिजली विभाग होगा तो पानी मिलेगा, जल संस्थान की उसमें भूमिका है, नगर निगम साफ सफाई के विशेष ध्यान रखती है। तो इन तमाम लोगों की प्रयागराज के करेली क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ये घटना मुन्ना मस्जिद के सामने मेजबान गेस्ट हाउस कैंपस के पास हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की तेज लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार बुधवार दोपहर ट्रांसफार्मर से अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ। कुछ ही देर में चिंगारियां उठने लगी और आग ने विकराल रूप ले लिया। लोगों ने तुरंत आसपास की दुकानों और घरों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाया। इस घटना के कारण इलाके की बिजली आपूर्ति भी कुछ समय के लिए बाधित रही। ई फार्मेसी की ओर से ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और भारी डिस्काउंट के विरोध में आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स AIOCD ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई थी। के बाद पूरे देश में दवा विक्रेताओं द्वारा हड़ताल की गई है, तो वही संगम नगरी प्रयागराज में भी इलाहाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से हड़ताल देखने को मिला, जहां सारी होलसेल और रिटेल दवा की दुकान बंद दिखाई दी। वहीं इस हड़ताल से स्वरूप रानी अस्पताल के बाहर इमरजेंसी दवा की दुकान को अलग रखा गया। उनका कहना था कि आज एक दिन का सांकेतिक अस्पताल है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। एसोसिएशन का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन का मकसद उन रेगुलेटरी कमियों को उजागर करना है, जिनकी वजह से ई फार्मेसी और तुरंत दवा पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म बिना किसी उचित निगरानी के काम कर पा रहे हैं। और हम दवा व्यापारी फॉरेस्ट की निगरानी में दवा बिक्री करते हैं, सिर्फ तो मरीजों की सुरक्षा का सवाल है। और दूसरा, व्यवहारी डिस्काउंट कैसे देते हैं, जबकि हमें 10 से 5% हर दवा पर अलग अलग डिस्काउंट मिलता है, तो नियम के विरुद्ध वह कैसे कम कर रहे हैं। इन सब पर सरकार को रोक लगाना चाहिए। जनहित में ऑनलाइन दवा नहीं बिकनी चाहिए, सरकार द्वारा उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जबकि दवा में ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। एक दवा की दुकानदार के पास कोई मरीज जाता है तो फार्मासिस्ट की देख रेख में दवाएं बेची जाती हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पे ना किसी आदमी को हम देख पाते ना कि वो ट्रेंड है कि अनट्रेंड है, जबकि फार्मासिस्ट टोटल ट्रेंड होता है जो दुकान पे मौजूद होता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े घराने को कॉर्पोरेट डिस्काउंट दिया जा रहा है सरकार द्वारा और उनको पूरा अपने संरक्षण में रखा गया है, वो उनसे हमारा भारी विरोध है। ये लोग 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक 18% डिस्काउंट देते हैं और 9 तारीख के बाद 15% देते हैं। मतलब उनका कोई तरीका नहीं, वो जो चाहते हैं अपने हिसाब से व्यापार। आपसे पहले बताया जनहित से जुड़े हैं, तो स्वरूप रानी जो कि आकस्मिक दवा केंद्र है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी इलाज तुरंत होता है। इसलिए हम लोगों ने स्वरूप रानी हॉस्पिटल के सामने सभी दुकानों को खुला रखा है और उनको हमने इस चीज़ से अलग रखा। सांकेतिक बंदी थी, इसके आगे भी हम लोग इसी तरह की बंदी करेंगे और जो भी विरोध हो सकेगा जो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। विरोध है ही है, और डिस्काउंट का तो इसलिए विरोध है क्योंकि हमारे ट्रेड में होलसेलर को 10% मार्जिन है, रिटेलर को कुछ 15% मार्जिन है, उससे ऊपर नहीं है जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी कहती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो ऑनलाइन बड़े बड़े कारोबार हैं, ये 30% 40% कैसे देते हैं? ये नहीं पॉसिबल है। इनकी आप क्वालिटी चेक करा लीजिए, इनकी जांच करा लीजिए, जैसे ड्रग विभाग द्वारा समय समय पे। कि हम लोग सर्जिकल का काम करते हैं, ऑनलाइन लोग शुगर मशीन, BP मशीन, न्यूबलाइजर मशीन खरीद लिए। अब वो खरीद के उनको कुछ खराबी हुई तो उनको रिटर्निंग में काफ़ी दिक्कत हो रही है। फिर वो हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटर बताते हैं भैया किसी प्रकार से इसको मेरा चेंज करा दिए। मतलब टोटल ठगे जा रहे हैं। खरीदते ऑनलाइन है और उनका रिप्लेसमेंट ये सब हम लोग कराते हैं। प्रयागराज में माफिया अशरफ के गनर रहे प्रॉपर्टी डीलर इरफान 45 की हत्या का मास्टरमाइंड आसिफ दुर्रानी बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया। पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर उसने सरेंडर कर दिया। 50,000 का यह इनामी इरफान हत्याकांड में 8 अप्रैल से फरार चल रहा था। जिस मामले में दुर्रानी ने सरेंडर किया वह धूमनगंज में 2016 में हुई हत्या का केस है। इसमें वह माफिया अतीक के शार्प शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता के साथ नामजद था। उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। 2018 में उसे जमानत मिल गई थी। इसी मामले में उसके खिलाफ वारंट हुआ था, जिसमें बुधवार दोपहर 3 बजे के करीब उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इरफान हत्याकांड में उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। प्रयागराज पुलिस की 5 टीमें उसकी तलाश में खाक छान रही थीं। इनमें एसओजी की 3 टीमें भी शामिल रहीं। हालांकि उसने सभी टीमों को चकमा दे दिया।
माफिया अतीक अहमद का कुख्यात शूटर रहा ये गैंगस्टर रील बनाने का शौकीन है और उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ढेरों रील वीडियो पोस्ट कर रखे थे। हत्याकांड के एक दिन बाद यानी 9 अप्रैल तक उसका अकाउंट एक्टिव था, लेकिन इसके बाद इसे डिलीट कर दिया गया था। इनमें से एक रील भी सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि इस अकाउंट पर उसने कई पोस्ट किए। डिलीट किए जाने से पहले इस पर 8 रील वीडियो भी मौजूद थे। इन सभी रील में उसने बॉलीवुड मूवीज व वेब सीरीज के डायलॉग भी लगाए थे। इन रील में से एक में उसने अतीक अहमद के कुख्यात शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता के साथ अपनी फोटो लगाई थी और फोटो पर लिखा था, अतीक के IS 227 गैंग का सक्रिय मेंबर आसिफ माफिया भाइयों के सबसे खास शूटरों में गिना जाता था। उसकी बहन समेत 2 अन्य आरोपी भी इस मामले में अब तक गिरफ्त से दूर हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।